So this is lecture 7 on linear algebra. तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में. सो आई विल ब्रीफली रिकॉल कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया हुआ था. सो वी स्टार्टेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स. सो हमने कहा सपोज ई एन क्रॉस एन की क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो इस मैट्रिक्स के करॉस्पॉन्डिंग हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकाला था. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल हमने कैसे डिफाइन किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस ए. और ये सेम रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एन क्या हो, इवन हो. और अगर एन ऑड रहता है तो ये रहता है माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई. या तुम ये भी कंप्यूट करके डायरेक्ट चेक कर सकते हो. उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि क्या रहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई को हम जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. और इस इक्वेशन के रूट या इस पॉलिनॉमियल के रूट को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज. सो आइगन वैल्यूज क्या थे, आइगन वैल्यूज थे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इक्वल टू जीरो के रूट्स को ही हमने आइगन वैल्यूज बोला था. उसके बाद हम आए थे आइगन वेक्टर्स. तो आइगन वेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो हमेशा एक कोई ना कोई आइगन वैल्यू एसोसिएटेड रहता है. तो हमने देखा था कि लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू. अगर लैम्डा कोई भी आइगन वैल्यू है, ऑब्वियसली वो इसका रूट होगा. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई क्या रहेगा, जीरो. जैसे ही इस मैट्रिक्स से इसे थोड़ा देर के लिए अगर मैं बी बोल दूं, जैसे ही किसी मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो हमें वहां से क्या पता चलता है, अगर मैं एक होमोजीनियस सिस्टम बनाऊं बी एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी. ओके, सो दैट इज जो ए माइनस लैम्डा आई एक्स है, इस सिस्टम के क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. तो इनमें से इन सॉल्यूशंस में से कोई भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सो ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, उसी को हमने क्या बोला था, आइगन वेक्टर. ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर. उसे हमने क्या बोला था, आइगन वेक्टर एसोसिएटेड विद लैम्डा, एसोसिएटेड विद द आइगन वैल्यू लैम्डा. तो ये तो एक तरीका था. और ये तरीका हमारे पास क्या रहता है, अगर तुम जस्ट ये टेक्निक देखोगे, सो इस ओवरऑल को हम बोलेंगे मेथड फॉर कंप्यूटिंग आइगन वेक्टर्स, और मेथड और स्लैश टेक्निक ऑफ कंप्यूटिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज और एंड आइगन वेक्टर्स. तो अगर तुम्हें कंप्यूट करने हैं तो हम क्या करेंगे, ये टेक्निक को फॉलो करेंगे. आज हम क्या देखेंगे, हम एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखेंगे आइगन वेक्टर्स का. तो हम क्या करते हैं, लास्ट से ही डेफिनेशन लेके चलते हैं, जो हमने ये डेफिनेशन देखी है. ओके, तो इसी के स्टेप्स को हम क्या करते हैं, फॉलो. तो हमने कहा कि नाउ लेट वी इज ए नॉन जीरो वेक्टर इन आर एन, लेट वी बी एन आइगन वेक्टर एसोसिएटेड विद लैम्डा, आइगन वेक्टर एसोसिएटेड विद लैम्डा द आइगन वैल्यू. अगर ये किसी आइगन वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है, सो ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए माइनस लैम्डा आई वी क्या होना चाहिए, जीरो. क्योंकि वो इस होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन होना चाहिए. या इससे पहले तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इफ एंड ओनली इफ वी इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजीनियस सिस्टम ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू जीरो. अब ये होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए माइनस एक्स की जगह अगर हम वी रखें तो क्या आना चाहिए, जीरो. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें क्या बताता है, ए वी माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी टाइम्स वी इक्वल टू जीरो. बट दिस इज सेम एज ए वी माइनस लैम्डा वी इक्वल टू जीरो. दिस इम्प्लाइज ए वी इक्वल टू लैम्डा वी. तो ये कंडीशन है इफ एंड ओनली के लिए. ओके, दिस नोटेशन इज
इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या रहता है कि ऊपर वाली स्टेटमेंट इम्प्लाई कर रही है नेक्स्ट वाले को और ये वाली स्टेटमेंट भी इम्प्लाई कर रही है ऊपर वाले को। तुम किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर सकते हो। ओके, तो हमने क्या देखा, अगर कोई भी नॉन जीरो आइगन वेक्टर है तो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास एक रियल नंबर लैम्डा मिलेगा जिसके लिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम इसी को यूज करके हम ये आइगन वेक्टर की ये डेफिनेशन लिखते हैं। सो डेफिनेशन इज ए नॉन जीरो वेक्टर v, a non-zero vector v in Rn is called an eigenvector, is called an eigenvector if there exists, if there exists a real number lambda in R such that ax की वैल्यू क्या हो जाए, या सॉरी ab इक्वल टू लैम्डा v। जो हमने ऊपर देखा उसी को हमने क्या बोल दिया, एज ए डेफिनेशन। ये डेफिनेशन हमारे पास तब हेल्पफुल रहेगा जब हमें चेक करना है कोई वेक्टर आइगन वेक्टर है या नहीं। ओके, सो फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 1 0 1। अब हमें चेक करना है कि क्या ये वेक्टर 1 0 एक आइगन वेक्टर है या नहीं, और एक दूसरा वेक्टर दे रखा है v2 1 1। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा आइगन वेक्टर है। तो अगर हमें चेक करना है आइगन वेक्टर के लिए तो हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन से हमें क्या होना चाहिए अगर आइगन वेक्टर है, सो ए वी शुड बी कोई लैम्डा टाइम्स भी होना चाहिए जहाँ लैम्डा रियल नंबर है। तो पहला हम जस्ट ए वी वन निकाल लेते हैं, ए वी वन 1 1 0 1 एंड 1 0। तो अगर तुम इसे कंप्यूट करोगे तो तुम्हें यहाँ से क्या मिलेगा, जस्ट 1 एंड 0। तो हमें क्या पता चलता है, ये क्या है, ओरिजिनल टाइम्स द सेम वेक्टर, सो देयरफॉर v1 इज एन आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर के लिए हमारे पास क्या है, बेसिकली दो कंडीशन है अगर देखा जाए। एक तो पहला है कि वो नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, दूसरा है वो इस टाइप की कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओके, और दूसरा वेक्टर हमारे पास है v2 1 1। तो अगर हमें चेक करना है v2 आइगन वेक्टर है या नहीं, तो हमने मैट्रिक्स को जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया से 1 1। तो अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 एंड 1। तो क्वेश्चन है कि अगर मैं वेक्टर v को मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा लैम्डा कॉमा लैम्डा। तो क्या ये ए वी टू के इक्वल हो सकता है? अगर ये ए वी टू के इक्वल होगा तो ये क्या होना चाहिए था, 2 1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लैम दूसरे अगर दो इक्वल हैं तो एंट्रीज करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। तो यहाँ से लैम्डा 1 इक्वल टू 1 आ रहा है और 2। तो यहाँ से हमें एक लैम्डा की एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलती है कि अगर हम वेक्टर v2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए वी टू आ जाए। तो इसलिए ये आइगन वेक्टर नहीं है, सिंस देयर डजंट एग्जिस्ट, देयर डजंट exist any real number lambda belong to R such that a v2 equal to lambda v2, so therefore v2 is not an eigenvector। तो ये आइगन वेक्टर नहीं है। ओके, तो इसी डेफिनेशन में जो ये स्केलर क्वांटिटी लैम्डा रहता है इसे हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। ओके, सो द रियल नंबर, सो द रियल नंबर लैम्डा इन जो डेफिनेशन पार्ट 1 में आया है इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सो अगर देखें कि अगर लैम्डा अगर एक आइगन वैल्यू है, कब हम उसे आइगन वैल्यू हम कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर इन आर एन। यही डेफिनेशन से अगर एक नॉन जीरो वेक्टर मिल जाए कि सच दैट ए वी इक्वल टू लैम्डा वी, तो ये तुम आइगन वेक्टर के लिए भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो। ओके, तो ये जो दो डेफिनेशन हैं तुम इन्हें कैसे यूज कर सकते हो, एक तरीके से वेरिफिकेशन के लिए। सो तुम इसे वेरिफिकेशन मेथड के लिए तुम इसे वेरिफिकेशन मेथड कह सकते हो, क्योंकि ये हमें हेल्प कर रही है चेक करने में। वेरेज जो हमने लास्ट देखा ये है कंप्यूट करने के लिए, जहां तुम आइगन वेक्टर्स का कोई आइडिया नहीं है तब तुम वो वाली मेथड फॉलो करोगे। तो इधर ही पे हम देख लेते हैं कि
आइगन वेक्टर की हमने डेफिनेशन तो देख ली है, तो ज्योमेट्रिकली ये क्या बताता है? ओके, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 2 क्रॉस 2 की। तो अब क्या है कि अगर मैं कोई भी वेक्टर वी अगर मैं R2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास एक दूसरा वेक्टर आएगा वी डैश, जो अगेन क्या होगा 2 क्रॉस 1 पे होगा। तो इसका क्या मतलब है कि सपोज हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। तो हमारे पास कोई भी वेक्टर वी दे रखा है, तो जैसे ही हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक कोई दूसरा वेक्टर वी डैश मिल रहा है। ओके, तो जैसे हम सेकंड वाले अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड वेक्टर v2 क्या था? v2 वाज 1,1 एंड द आउटपुट वेक्टर जो हमारे पास a v2 आया था दैट वाज 2,1। तो अगर हम इसे ग्राफ में ड्रॉ करें तो क्या है? सो दिस इज सपोज x y 1 2 एंड दिस इज 1 एंड 2। सो पहला हमारे पास v2 वेक्टर क्या था? ये। अब जैसे ही हमने इसे a से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? एक नया वेक्टर मिला v2 डैश। तो एक्चुअली मैट्रिक्स कर क्या रही है? जैसे ही मैट्रिक्स को हम वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इसे इसकी डायरेक्शन चेंज कर दे रही है, या तुम कह सकते हो ओरिजिनल को क्या कर दे रही है? रोटेट कर दे रही है, या इसका डायरेक्शन चेंज बोल सकते हो। और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दे रही है, मैग्नीट्यूड। तो दोनों चीजें हो रही हैं। बट अगर हम सेम इफेक्ट आइगन वेक्टर पे देखें तो हमारे पास v1 यहाँ पे क्या था? 1 0 एंड ए वी वन हमारे पास क्या आ गया था? सेम वेक्टर आ गया था एक्चुअली। तो इस केस में अगर तुम देखोगे अ, जो वेक्टर v2 ये है, इसे एज इट इज रखता है, इसे एज इट इज रखता है। v1 और ए वी वन क्या है? इक्वल। बट अगर तुम जस्ट आइगन वेक्टर की डेफिनेशन से देखोगे, अगर सपोज हमारे पास ये कोई वेक्टर v आइगन वेक्टर है, तो इसका आउटपुट वेक्टर क्या रहता है? लैम्डा टाइम्स v। तो जस्ट इस नए वेक्टर v डैश का क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा है। या तो ये क्या करेगा और आगे जा सकता है, या इसका श्रिंक हो सकता है। लैम्डा निगेटिव है तो वो इस साइड जा सकता है। तो ओवरऑल अगर v एक आइगन वेक्टर है तो हम ये नोट कर सकते हैं कि v और लैम्डा v हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, वेरेस बाकी वेक्टर्स के लिए ये चीज ट्रू नहीं है। सो दिस इज द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज geometric multiplicity of an eigenvalue, multiplicity of an eigenvalue। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था अगर हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर कैसे कंप्यूट करते हैं, तो हम उसी डायरेक्शन पे एक एग्जांपल और सॉल्व करने वाले हैं। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 0 4 2 2 एंड -2 0, 1। ओके, तो ये मैट्रिक्स दे रखी है और हमें इंफॉर्मेशन गिवन दे रखी है कि लैम्डा इक्वल टू 2 इज एन आइगन वैल्यू। और हमें क्या कंप्यूट करना है? फाइंड द आइगन स्पेस, फाइंड द आइगन स्पेस एसोसिएटेड विद द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2। तो अगर तुम्हें आइडिया होगा लास्ट लेक्चर में के एंड में हमने डिस्कस किया था बेसिकली आइगन स्पेस एसोसिएटेड विद एन आइगन वैल्यू क्या रहता है? एसोसिएटेड विद एन आइगन वैल्यू लैम्डा, एन आइगन वैल्यू लैम्डा। ये क्या रहता है? दिस इज बेसिकली सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस होमोजीनियस सिस्टम a माइनस लैम्डा टाइम्स आई x इक्वल टू 0। तो इस होमोजीनियस सिस्टम का जो सॉल्यूशन सेट होता है उसे हम बोलते हैं द आइगन स्पेस एसोसिएटेड विद एन आइगन वैल्यू। तो अगर मुझे लैम्डा इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस निकालना है तो इस केस में आइगन स्पेस क्या होगा? दिस विल बी सॉल्यूशन सेट ऑफ, हमें इस होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करना होगा a माइनस 2i x इक्वल टू 0। तो जैसे ही अगर हम इसे थोड़ा और डिटेल में लिखें तो अगर हम इसमें से 2a माइनस 2i कंप्यूट करेंगे, सो वी हैव दिस मैट्रिक्स a, सो यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट। व्हाट विल इट बी? इट विल समथिंग लुक लाइक दिस 0 0 0 4 0 2 -2 0 -1, क्योंकि डायगोनल में से हमने 2 हमने क्या कर दिया है? हटा दिया है, बाकी एंट्रीज एज इट इज हैं।
एंड x की जगह तुम एक्स वाई जेड भी रख सकते हो, x1 x2 x3, 0,0,0 हमें इसे सॉल्व करना है। तो होमोजीनियस सिस्टम को अगर कैसे सॉल्व करना है, ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर है, तुम उसे फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जस्ट शॉर्ट में लिखूंगा सारी डिटेल्स। -2 0 -1 ये हो गया था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम किस पे आते थे, रो इक्लॉन फॉर्म पे। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि इसका रो इक्लॉन फॉर्म क्या बन रहा है। सो द रो इक्लॉन फॉर्म लुक्स लाइक समथिंग लुक्स लाइक दिस, -2 0 1 0 0 0 0 0। सो हम यहाँ से फिर सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए क्या करते थे कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा फ्री वेरिएबल है। तो लीडिंग एंट्री, जिस कॉलम में लीडिंग एंट्री रहती थी वो तो डिपेंडेंट रहता था, और जिनमें नहीं रहती थी वो फ्री। तो x2 x3। तो इसकी वैल्यू हमने कहा कि सपोज ये कोई कांस्टेंट वैल्यू c1 ले सकता है, ये c2 ले सकता है, जहाँ c1 c2 बिलोंग टू r। और पहले इक्वेशन से हम क्या करते थे, डिपेंडेंट को एक्सप्रेस करते थे। तो यहाँ से तुम्हारे पास अगर सॉल्व करोगे 2x1 - x3 = 0। सो x1 की वैल्यू क्या आ रहा है, -x3/2, और x3 की वैल्यू क्या है, दिस वन। तो यहाँ से हमें क्या मिला, सॉल्यूशन सेट या ऑफ a माइनस, हमें किसका चाहिए था, 2yx = 0, इसका सॉल्यूशन सेट या जिसको हम आइगन स्पेस कहेंगे, वो सारे x1 x2 x3 की वैल्यूज कि सच दैट a - 2i, अगर हम इसे कैपिटल X से डिनोट करें, ये 0 होना चाहिए था। अब हमने x1 की जगह वैल्यू रख दी, यहाँ पे क्या आ रहा है, -c2/2 c1 एंड c2 कि सच दैट c1, c2 बिलोंग टू R। तो ये क्या आ गया, आइगन स्पेस। सो दिस इज द आइगन स्पेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइगन स्पेस एसोसिएटेड विद लैम्डा इक्वल टू 2। तो अलग अलग आइगन वैल्यू के करॉस्पॉन्डिंग अलग अलग आइगन स्पेस रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस आइगन स्पेस, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस एसोसिएटेड विद लैम्डा, आइगन स्पेस एसोसिएटेड विद लैम्डा इक्वल टू 2। ओके, तो अगर अभी हमने इन लेक्चर सीरीज पे कहीं पर भी हमने ये टर्म यूज़ नहीं कर रखे हैं कि व्हाट इज़ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, या लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या है, या बेसिस क्या है किसी स्पेस की, हमने ये कुछ डिस्कस नहीं कर रखा है। तो ये आइगन स्पेस की डायमेंशन डिफाइन करने के लिए हम बिना इनका यूज किए हुए वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन। तो उसके लिए हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें से हम जिनकी डायमेंशन से फैमिलियर है वहाँ पे हम देखते हैं। सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन या रियल लाइन है, तो हमें पता है इसकी डायमेंशन क्या रहती है, इट्स डायमेंशन इज 1। अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है तो इसकी डायमेंशन हमें पता क्या रहते हैं, 2। एंड अगर ऐसे ही हमारे पास एक 3D स्पेस है तो इसकी डायमेंशन क्या रहती है, 3। ओके, ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखोगे किसी भी एलिमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, सपोज तुम्हारे पास एक ही नॉन जीरो नंबर पता है, तो हर नंबर को तुम कुछ स्केलर टाइम्स लैम्डा ए रख सकते हो। यहाँ पे पॉइंट किस फॉर्म के होते हैं, a, b। तो यहाँ पे दो ऐसी एंट्रीज हैं जो फ्रीली मूव कर सकती हैं पूरे स्पेस पे। ओके, वो फ्रीली स्पेस पे मूव कर सकती हैं, और इनकी हेल्प से तो किसी भी जो स्पेस के एलिमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हो। सिमिलरली 3 डायमेंशन में क्या होता है, यहाँ पे 3 एंट्रीज हैं जो फ्रीली मूव कर सकती हैं, जैसे ए बी एंड सी। ये फ्रीली मूव कर सकती हैं, कोई भी वैल्यू ले सकती हैं, और इनकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर तुम सेम चीज़ नोट करोगे आइगन स्पेस में, यहाँ पे हमारे पास दो ही क्वांटिटीज है, C1 एंड C2, जो फ्रीली कोई भी वैल्यू ले सकती है, और उनकी हेल्प से हम पूरे स्पेस को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इसलिए इसकी डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन ऑफ दिस आइगन स्पेस इज 2। ओके, तो इसी को हम क्या करेंगे, एज ए डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। सो द डेफिनेशन इज द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस एसोसिएटेड विद लैम्डा, आइगन स्पेस एसोसिएटेड विद लैम्डा, बेसिकली ये क्या रहता है, दिस इज सेम एज नंबर ऑफ फ्री
variables in the solution set of a minus lambda I x इक्वल टू 0। बट अगर तुम नोट करोगे, जैसे हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ था कि किसी होमोजीनियस सिस्टम में नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने रहते हैं। बेसिकली हमें ये आइडिया है ना कि नंबर ऑफ पिवट कॉलम किसी भी सिस्टम में एंड इनका सम कर दें अगर हम नंबर ऑफ नॉन पिवट कॉलम, तो हमें क्या मिलता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमारे पास नॉन पिवट कॉलम क्या है, यही तो हमें फ्री वेरिएबल देते हैं। और पिवट कॉलम हमें क्या देता है, रैंक। तो हमने देखा रैंक प्लस फ्री वेरिएबल क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, वो इस केस में कितना है, n। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल हम कैसे लिख सकते हैं, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा i। तो ये हो गया डायमेंशन का फॉर्मूला। और इसी डायमेंशन को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। सो दिस इज, यू कैन कंसीडर इट एज ए डेफिनेशन। सो द डायमेंशन of the eigenspace associated with lambda equal to 1, associated with eigenvalue lambda, is called the geometric multiplicity of lambda, is called the geometric multiplicity of lambda। तो किसी भी अगर आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डायमेंशन कंप्यूट करना है किसका, आइगन स्पेस एसोसिएटेड विद दैट आइगन वैल्यू। सो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स -4631798 -61। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज, फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए। सेकेंड पार्ट यहाँ पे क्या है, फॉर ईच आइगन वैल्यू फाइंड द corresponding आइगन स्पेस, फाइंड द corresponding आइगन स्पेस। तो उनके corresponding आइगन स्पेस क्या होगा, फाइंड द corresponding आइगन स्पेस एंड its dimension, that is geometric multiplicity of the eigenvalue, geometric multiplicity of that eigenvalue lambda।